हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 51 और आज डेट है 4 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है दंड आलेख। लास्ट वर्कशीट्स में आपने सीखा था कि हम कैसे किसी भी डाटा को यानी किसी भी आंकड़े को वर्गीकृत या अवर्गीकृत तरीके से निरूपित करते हैं। उसके लिए एक टेबल बनाते हैं, कैसे हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं वो भी आप सीख चुके थे। अब इसके बाद दंड आलेख आज सीख रहे हैं। दंड आलेख में हम क्या सीखेंगे कि कैसे हम आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण का ही एक और तरीका है दंड आलेख, जिसमें हम ग्राफ के ऊपर बार्स बनाते हैं और उसको हम दर्शाते हैं। तो उससे भी हमारा डाटा यानी आंकड़ों को समझना हमें बहुत आसान हो जाता है। तो चलो पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। बच्चों, आप सारणियों के आंकड़ों के निरूपण के बारे में जानते हो। आइए अब हम आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के बारे में समझते हैं। आलेखीय निरूपण का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे बनाने वाला, ग्राफ पे जिन आंकड़ों को बनाकर समझा जा सकता है। अलग अलग मदों की तुलना को आलेखों की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है। दंड आलेख आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। दंड आलेख आलेखों का एक चित्रीय निरूपण है। दंड आलेख जो है आलेखों का यानी ग्राफ्स का एक पिक्टोरियल, एक पिक्चर की फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें प्राय एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष पर चर को प्रकट करने के लिए समान ऊंचाई वाले दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती हैं। चर के मान दूसरे अक्ष पर यानी y अक्ष पर दर्शाए जाते हैं और दंडों की ऊंचाइयां चर के मानों पर निर्भर करती हैं। दंड आलेख को देखकर आप बता सकते हैं, संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए विभिन्न चरणों द्वारा इसको किया जाता है, जिसके लिए एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है आज की वर्कशीट में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं हम एक उदाहरण, जिसमें हमें ये सारी चीज़ें जो यहाँ बोली गई है ना वो हमें समझ आ जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है कि दी गई सारणी किसी परिवार की विभिन्न मदों यानी विभिन्न खर्चों में होने वाले मासिक व्यय को निरूपित करती है। इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर एक टेबल बन रखा है, जहाँ पर मद यानी आइटम्स बता रखे हैं और व्यय बता रखा है यानी खर्चा बता रखा है कि मकान किराए में किसी परिवार का कितना खर्चा जाता है, भोजन में कितना खर्चा जाता है, शिक्षा में किसी परिवार का कितना खर्चा होता है, बिजली में कितना खर्चा होता है, परिवहन में कितना खर्चा होता है और विविध में कितना खर्चा होता है। विविध का मतलब और जो एक्टिविटीज़ घर में होती है उसमें कितना खर्चा होता है। तो एक महीने का व्यय यानी एक महीने का खर्चा एक परिवार के बारे में यहाँ बता रखा है। इसके लिए आपको दंड आलेख बनाना है। तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। चरण है यहाँ पे यानी स्टेप्स हैं, तो स्टेप वाइज हम इस काम को करेंगे। ग्राफ पेपर पे आप इसको करेंगे यानी एक आलेख खींचना है तो ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया परस्पर दो लंब रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, यानी दो एक्सिस आपको ड्रॉ करनी है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। याद है ना आपको इस तरीके का एल ड्रॉ करते थे आप लोग, तो वही एल एक बड़ा सा ड्रॉ करना है। ये नीचे लेटी हुई लाइन जो होती है ये कौन सी एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ये होती है हमारी वाई एक्सिस। इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया था। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। देखो यहाँ पे बने हुए हैं, एक यहाँ पे बड़ी सी लाइन और एक ये बड़ी सी लाइन, तो ये एल की शेप बना रहे हैं ना, बड़ा सा एल बना रहे हैं। तो ग्राफ पेपर पर आप इस बड़े से एल को ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते समय आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ पेपर पे डार्क ग्रीन कलर की जो लाइंस होती हैं उसी पर आपको इसको ड्रॉ करना है। देखो ऐसा होता है ना ग्राफ पेपर आपका ऐसे बॉक्सेस की फॉर्म में, यहाँ पर तो ग्राफ पेपर नहीं है। जब आप ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो बॉक्सेस की फॉर्म होती है, जो डार्क लाइन होती है, इसी के ऊपर आप इस एल को ड्रॉ करेंगे। इसके बीच में नहीं करेंगे, बीच में ड्रॉ नहीं करेंगे, बाहर जो डार्क लाइन्स होती है ना उसी के ऊपर आप ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, अब आपसे बोला गया था ऊपर जो हमने डिस्कशन पढ़ा था कि जो भी मद होते हैं, जो भी आइटम्स होती है वो कहाँ रिप्रेजेंट की जाती है, कहाँ दर्शाई जाती हैं, वो दर्शाई जाती हैं एक्स एक्सिस पर। और जो इसका चर भाग है यानी जो इसका मान बदल रहा है बार बार, मकान किराए का 3000 हो रहा है, भोजन का 3400 हो रहा है, तो इसको हम कहाँ दर्शाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। तो यानी व्यय को दर्शाया जाएगा वाई एक्सिस के ऊपर और मद को दर्शाया जाएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिए जो अंक यहाँ बोले गए थे 3000, 3400, 800, 400, फिर 600, फिर 1200। तो जब आप इस एल को बना लेंगे, आपके पास यहाँ पे बॉक्सेस होंगे ना ग्राफ में बने हुए पहले से, जब आप बनाएंगे तो इस तरीके के बॉक्सेस आप देख पाएंगे। अब इसके अंदर जो ये जहाँ पर ये दोनों जो रेखाएं थी, वाई एक्सिस वाली रेखा और एक्स एक्सिस वाली रेखा, जहाँ ये मिलती है ये बिंदु होता है हमारा जीरो, जिसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। पहला जो बॉक्स होगा बेटा, यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करवाएंगे 200 को। ये जो आंकड़े हैं ना, इन आंकड़ों को हम 200-200 के गैप में अरेंज करेंगे। जैसे आपने वर्गीकृत किया था ना आंकड़ों को, उसी तरीके से इन आंकड़ों को भी नंबर्स के गैप में अरेंज करेंगे, क्योंकि 3400 तक की गिनती तो हम नहीं लिख सकते इस ग्राफ के ऊपर। 200 के बाद 200 का
और गैप छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 400, फिर उसके बाद 800, जो देखिए यहाँ पे लिखा है ना 200, 400, 600, 800, इस तरीके से 200 200 के गैप में आप संख्याओं को यहाँ लिख लेंगे। याद रखेंगे पूरा एक बॉक्स छोड़ेंगे तभी आप संख्या को यहाँ लिखेंगे। इसको लिखने के बाद हम मकान किराया जो हमें दे रखा है 3000, अब एक बार को आपको यहाँ पर भी छोड़ना है। देखिए यहाँ लिखा है ना, क्षैतिज रेखा के अनुदिश मद अंकित कीजिए और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय को अंकित कीजिए। यानी वाई एक्सिस पर आपको मदों को अंकित करना है और एक्स एक्सिस पर आपको मदों को अंकित करना है और वाई एक्सिस पर आपको व्यय को अंकित करना है। इसके बाद समान दूरी पर चौड़ाई में दंड बनाइए। समान दूरी पर, यही मैंने अभी आपको बताया, समान दूरी का मतलब ये जो आपको गैप यहाँ छोड़ना है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही गैप छोड़ना है। एक बार पूरा गैप छोड़ के 3000 दर्शाना है। तो 3000 जहाँ पर आ रहा है वहाँ तक आप अपनी रेखा को खींचिए, पूरा इस बॉक्स को कंप्लीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर करा हुआ ना, पूरा 3000 तक इस बॉक्स को ले गए और कंप्लीट कर दिया। 3000 कहाँ पर था, ये था हमारा 3000, तो यहीं तक का हमारा ये बार बनेगा। अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक बार यहाँ छोड़ा था तो उसके बाद एक और बार को यहाँ इनके बीच में छोड़ देंगे, यानी एक पूरा ये बॉक्स को छोड़ देंगे, ये वाला बॉक्स, इस पूरे बॉक्स को छोड़ेंगे और अगला बॉक्स पे हम काम करेंगे। अगले में कितना बनाना है, 3400, तो इसको फिर से ऊपर ले जाइए, ये बहुत ऊपर तक बनेगा, 3000 तक पहले था, यानी अगला बनेगा 3400, यानी कि जो हमारी ये वाली लाइन है, देखिए आप ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। तो ये 3400 था, ये रहा 3400, यहाँ तक की आप ये बॉक्स बना लेंगे जिसको हम बार बोल रहे हैं। फिर से हम एक बार का गैप छोड़ेंगे और अगला है 800, तो 800 के लिए बना लेंगे। अब देखो इस तरीके से, फिर उसके बाद था 400 जो बिजली का खर्चा है, फिर उसके बाद था परिवहन का खर्चा 600 और उसके बाद था 1200। इसको कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान आपने क्या रखना है कि बीच में जो ये गैप है ना, ये इवन होना चाहिए, यानी हर बार आपको एक पूरा बॉक्स छोड़कर बनाना है। और ये जो यहाँ पर हमने नीचे लिखा है मकान किराया, भोजन, शिक्षा, आप इसको इस बॉक्सेस के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉक्स छोटा है तो फिर आप सभी को नीचे लिख लीजिए, अदरवाइज आप इन बॉक्सेस के यानी बार के अंदर भी इनको लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा आपको यहाँ पर लिखना है स्केल, यानी आपने किस तरीके से यहाँ पर 200 का जो गैप लिया ना, उसको यहाँ पर लिख कर बताना है कि हमने ये 200 का गैप किस तरीके से लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो ये एक बॉक्स है, यानी जो हमारा ग्राफ का ये जो पूरा एक बॉक्स होता है, ये पूरा एक बॉक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे हमारी एक इकाई यहाँ दर्शाती है 200 रुपये, क्योंकि 200 के गैप में हमने नंबर लिए थे, तो हमारी एक पूरा बॉक्स दर्शाता है 200 रुपये। तो अब हमारा ग्राफ जो है, दंडालेख जो है पूरा हो जाता है। इस दंडालेख को देख करके आप कुछ सवालों का जवाब दे सकते हैं। क्या आप ये बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खर्चा जो हुआ है इस परिवार का, वो किस पे हुआ है। सबसे ज़्यादा खर्चा देखने के लिए हमें सबसे बड़ा बार देखना पड़ेगा, किस पे हुआ है सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है भोजन पे, और सबसे छोटा बार किसका बन रहा है, बिजली का, यानी सबसे कम खर्चा इस परिवार का किसका हुआ है, बिजली के बिल पर या बिजली पर। तो इस तरीके से हम दंडालेख बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो चलो प्रश्न शुरू कर लेते हैं, जो प्रश्न नंबर 1 और 2 हमें नीचे दिए गए हैं। पहले प्रश्न में देखिए आपसे क्या कहा गया है कि एक राज्य में विधानसभा के चुनाव विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम कुछ इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। एक टेबल बना हुआ है। मतदान के परिणामों के निरूपित करने वाला एक दंडालेख खींचिए और कक्षा में चर्चा कीजिए कि आप इस आलेख से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक राजनीतिक पार्टी की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जीती गई सीटें का अंक दे रखे, यानी अगर ए पार्टी थी किसी इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो उसने 75 सीटें जीती, बी ने 55, सी इसी तरीके से 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37 सीटें जीती। इसके लिए आपको एक दंडालेख खींच के बताना है। तो दंडालेख खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ा सा एल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये एल मैंने बड़ा सा ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे आप भी इसी तरीके से ग्राफ पेपर पर एल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी जीती गई सीटें हैं उसको हमने वाई अक्ष पर दर्शाना है और राजनीतिक पार्टी को हमने दर्शाना है एक्स अक्ष के ऊपर। तो दर्शाया गया इस तरीके से, जहां ये दोनों अक्ष मिल जाएंगे वो बिंदु क्या होगा, 0, जिसको हम ओरिजिन या फिर मूल बिंदु भी कहते हैं। अब हमें जो अंक लेने हैं, जो आंकड़े यहाँ पे हमने वाई एक्स पे दर्शाने हैं, वो कैसे लेंगे। देखो यहाँ एक 75 है, एक 55 है, एक 37 है, फिर 29 है, फिर 10 है, फिर 37 है। इस तरीके के आंकड़े यहाँ दे रखे। तो 10-10 नंबर का अगर हम गैप ले लेंगे अपने वाई अक्ष पर तो हम आसानी से आंकड़ों को दर्शा पाएंगे। तो देखो 0 के बाद मैंने 2 बॉक्स छोड़ के 10 लिखा है। आप यहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर भी 10 बना सकते हैं। जैसे अगर आप इस तरीके का एल बनाएंगे तो एक पूरा बॉक्स छोड़कर भी आप यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो डार्क ग्रीन कलर की जो आपकी ग्राफ के ऊपर लाइन होगी ना, उसी पर ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ मैंने 10 लिखा, फिर अगले 2 बॉक्स छोड़ के 20, फिर आया मेरा 30, फिर आया 40, 50, 60, 70, 80, यहाँ तक के मैंने बॉक्सेस पे मार्क कर लिया। अब इसके बाद मेरे को ड्रॉ करना है, बनाना है ए पॉलिटिकल पार्टी यानी ए राजनीतिक पार्टी के लिए 75 सीटों के लिए बार ग्राफ। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने बेटा 2 बॉक्सेस छोड़े थे तो नीचे भी मैं क्या करूँगी, पूरे 2 बॉक्सेस का गैप छोड़ूंगी, क्योंकि बार ग्राफ बनाते समय यानी दंड आलेख बनाते समय हमें ये बराबर छोड़ना होता है। अब
ए पार्टी के लिए मुझे 75 का बनाना है। अब ध्यान से देखो, मैंने 2 बॉक्सेस के लिए यहाँ मैंने 0 लिया और उसके बाद मेरा 10 आया। जब आप देखेंगे अपने ग्राफ में, तो ये जो ग्राफ होता है ना, इसके अंदर ये छोटी छोटी लाइंस बनी होती हैं। ये छोटी छोटी लाइंस जो हैं ये गिनती के जैसे काम करती हैं। जैसे ये अगर 0 है तो ये 10 होता है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी लाइन होती है। लेकिन मैंने अपना 10 तो और ऊपर ले लिया, तो यानी मेरी जो 20 छोटी सी लाइन होगी, एक बॉक्स में 10 छोटी लाइन होती है, तो इसके बीच में कितनी छोटी लाइन्स आई होंगी? 20 छोटी लाइन्स आई होंगी। तो यानी एक छोटी लाइन यानी एक छोटा बॉक्स मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैं 20 को 10 से भाग कर लेती हूँ। क्या रिप्रेजेंट क्या करेगा, क्या दर्शाएगा? 2 अंक दर्शाएगा। यानी जब मैं इसमें ड्रॉ करूंगी, जब मुझे 75 खोजना होगा, 75 कहाँ पर होगा? 70 और 80 के जस्ट बीच में, बीच वाली रेखा तो 75 हो जाएगी। तो ये वाला बार तो बहुत आसानी से बन जाएगा 75 का, ए वाला। देख पा रहे हैं ना आप यहाँ पे कि ए का जो ग्राफ है वो बहुत आसानी से हम यहाँ पे बना लेंगे। ये मेरा बार आ गया ए के लिए। बी के लिए है 55, वो भी आसानी से बन जाएगा। 50 और 60 के जस्ट बीच की जो लाइन होगी वो बन जाएगी। अब इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि बीच में ये गैप बिल्कुल सही छोड़ना है, ये वाला गैप। उसके बाद है सी के लिए 37 का। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, 37 का आएगा 35 से 2 अंक ऊपर और इसी तरीके से 40 से 3 अंक नीचे। अब वो 3 अंक नीचे का मतलब एक छोटा बॉक्स आपका 2 को रिप्रेजेंट करवा रहा है। तो यानी अगर आपको 1 अंक ऊपर जाना है तो आपको 2 बॉक्स छोड़ने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से छोड़ते हुए आप ढूंढिएगा कि यहाँ पर 37 कहाँ पर है, उसको मार्क कर लेंगे आप सी। अब इसी तरीके से सेम गैप छोड़ते हुए डी, ई और एफ को भी मार्क कर लेंगे। इसके साथ आपका बार ग्राफ खत्म हो जाएगा। क्या सच में खत्म हो जाएगा? नहीं। आप कहेंगे कि मैम अभी अपने स्केल नहीं लिखा, यानी हमने ये नहीं बताया कि हमने जो ये 10-10 अंकों का गैप छोड़ा था ये क्या था, जिसको आपको बार ग्राफ पे जरूर लिखना है। तो एक वर्ग इकाई यानी जो एक आपका ये वर्ग है ये क्या दर्शाता है? 10 सीटें, क्योंकि आपने 10-10 नंबर का गैप लिया था। अभी भी आपका प्रश्न खत्म नहीं हुआ, आपसे बोला गया था कि चर्चा कीजिए कक्षा में कि आपका इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आप इस ग्राफ को देखकर आसानी से बता पा रहे हैं सबसे बड़ा बार यानी सबसे बड़ा दंड किसका बन रहा है? ए पॉलिटिकल पार्टी का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि हम यह निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि इस इलेक्शन में यानी जब ये चुनाव हुआ होगा तो इस चुनाव में ए पार्टी, ए राजनीतिक पार्टी जीती होगी, क्योंकि इसका बार सबसे बड़ा बन रहा है। तो ये आप इसको लिख देंगे। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि वर्ष 1998 से 2000 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। एक सारणी बन रखी है जहाँ पर वर्ष लिखे हैं और निर्मित साइकिलों की संख्या बताई गई है। इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा अपनी पसंद के पैमाने को चुनकर प्रदर्शित करना है और किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम साइकिलें निर्मित हुई हैं ये आपको बताना है। तो इसके लिए जब आप दंड आलेख बनाएंगे सबसे पहला काम क्या करना है? एक बड़ा सा एल खींचना है। देखो यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया हुआ है आपके लिए पहले से। यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा सा एल खींचेंगे, डार्क ग्रीन कलर की लाइन पे काम करना है। नीचे वाली जो अक्ष होता है ये होता है एक्स अक्ष लिख देंगे और इस वाले अक्ष पे लिख देंगे वाई अक्ष। जहाँ पर ये मिल जाएंगे वहाँ लिख देंगे 0। अब इसके बाद आपको दंड खींचने हैं। अब दंड खींचने का मतलब यानी बार बनाने का मतलब सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इन अंकों को मैं कैसे यहाँ पे निरूपित करूँ। एक एक करके गिनती तो नहीं लिख सकती, तो 10-10 का गैप यहाँ पे मैं ले सकती हूँ आसानी से। तो देखो अब जो मैंने 10 का गैप लिया बेटा, इस वाले प्रश्न में मैंने एक एक बॉक्स छोड़कर 10 का गैप लिया, ठीक है, ताकि आपको दोनों प्रश्नों में अलग अलग तरीके से समझ आ जाए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस दंड में दंड आलेख को बनाएंगे तो जो आपका एक गैप है ये बिल्कुल डार्क ग्रीन लाइन पे शुरू होना चाहिए। ये 10 है तो अगली डार्क ग्रीन लाइन पे आपका 20 होगा। इसके बीच वाली रेखा पर आप 20 नहीं लेंगे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए 1998 में यानी वर्ष मैंने जो नीचे दर्शाए और जो बाइसिकल यानी निर्मित साइकिलों की संख्या को मुझे वाई अक्ष पर दर्शाना है, यहाँ आप लिख लेंगे। अब इसके बाद 1998 में 75 साइकिलें जो हैं वो बिकी हैं, बनी हैं, निर्मित हुई हैं। तो 1998 बनाने के लिए मुझे जितना बार मैंने यहाँ छोड़ा था, एक बॉक्स छोड़ा था ना, तो इतना ही एक बॉक्स छोड़ दूंगी मैं नीचे। अब इसको बनाने के लिए 75 कहाँ पर होगा यानी 75 कहाँ पर होगा? 80 और 70 के बीच, बिल्कुल बीच वाली लाइन जो होगी ये 75 होगी। तो एक बार बना लेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, स्केल से बनाएंगे बेटा, आप इसको हाथ से नहीं बनाएंगे। पहला आ गया, ये आ गया 1998 में 75 साइकिलें बनी। अगला 1999 में 55 भी बनी। 55 कहाँ होगा? 60 और 50 के जस्ट बीच में। तो ये जस्ट बीच की रेखा जो है ये हो जाएगी 1999 के लिए। अब इसमें ध्यान रखना है कि बीच का बार बिल्कुल सेम छोड़ना है। एक पूरा बॉक्स यहाँ छोड़ना था, एक पूरा बॉक्स छोड़ के आपको अगला बनाना है। और जो आप दंड बनाएंगे नहीं, जो बार बनाएंगे वो भी पूरे एक बॉक्स में बनाएंगे। इसके बाद पूरा एक बॉक्स छोड़ दीजिए। अगला क्या है? 37। तो 2000 के लिए 37 का होगा 40 से 3 छोटी लाइन नीचे। अब यहाँ पर क्योंकि एक बॉक्स के अंदर बेटा छोटी छोटी लाइन जब आप काउंट करेंगे ना 10 होती है, मैंने आपको बोला था। तो 30 के बाद 10 की गिनती छोड़ने पर ही तो 40 आता है। अब 40 से जस्ट 3 जो छोटे छोटे बॉक्स है वो छोड़ेंगे तो 37 मिल जाएगा। तो इन्हें 2000 के लिए 37 बना लेंगे। इसी प्रकार 2000 के लिए 29 का बार ग्राफ बना लेंगे, बार बना लेंगे। और 2002 के लिए 10 अंकों का जो बार है वो बना लेंगे। इसको बनाने के बाद जो आप चेक करेंगे आपने बार के जो बीच में गैप जो है वो सही छोड़ा था या नहीं छोड़ा था।
और लास्ट में, वैसे तो आपको पहले ही लिख लेना चाहिए था, आप पहले भी लिख सकते थे इसको कि 1 वर्ग इकाई जो है 10 साइकिलों के बराबर है, क्योंकि मैंने 10-10 का जो गैप है यहाँ पर वाई अक्ष पे छोड़ा था। इसको बना लेने के बाद बेटा आपका बार ग्राफ होगा कंप्लीट। चेक ज़रूर करेंगे कि आपने ये जो बार्स थे, जो दंड थे, ये बराबर दूरी पर बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न देखिए जो आपसे यहाँ बोला गया था कि किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या जो है साइकिलों की निर्मित की गई है। तो इसी बार ग्राफ को देखिए ध्यान से, जो मैंने अभी आपको बनवाया। इस बार ग्राफ में ध्यान से देखिए कि कौन सा वाला जो बार है वो सबसे बड़ा बन रहा है। सबसे बड़ा कौन सा बन रहा है, देखिए इसी आकृति में सबसे बड़ा बन रहा है 1998 के लिए, यानी किस वर्ष में सबसे ज़्यादा बाइसाइकिल निर्मित हुई, 1998 में। इसके बाद सबसे छोटा बार किस में बन रहा है, 2002 के लिए। तो सबसे जो कम न्यूनतम जिसको बोला गया, न्यूनतम कौन से साल में हुई, 2002 में, और अधिकतम कौन से साल में हुई, 1998 में। इसको आप अपने उत्तर में ज़रूर लिखेंगे। आज की वर्कशीट में आपने दंड आलेख बनाना सीखा, कुछ ज़रूरी बातें सीखी दंड आलेख के बारे में, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टाइम से आज का वर्क कंप्लीट कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटोज सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।